इज्जत, वक़ार और मर्तबा ये इंसान की वो दौलत मानी जाती है जिसे देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन ये दिखने वाली दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। कोई भी इंसान बेइज्जती, जिल्लत या बदनामी को बर्दाश्त नहीं करता। हमारे मुल्क के आईन में हर शहरी को बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। हतक इज्जत से मुताल्लिक मामलात को अंग्रेजी में डिफेमेशन कहा जाता है। डिफेमेशन से मुताल्लिक कानून दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में राइज हैं, क्योंकि वक़ार भी बड़ी चीज होती है। कुछ जगहों पर तो साख ही सब कुछ होती है। अगर कोई इंसान, तंजीम या कंपनी किसी दूसरे इंसान, इदारे या कंपनी के बारे में कोई भी ऐसी बात कहे जो सच नहीं हो, तो उस इंसान की बाजार में अच्छी साख खराब हो जाती है। ऐसे में हतक इज्जत का मामला बनता है। बात कहने का मतलब सिर्फ अल्फाज के जरिए कुछ कहने से ही नहीं है, अलबत्ता तस्वीर, कार्टून या इशारे से भी हतक इज्जत हो सकती है। हमारे मुल्क में आइन का आर्टिकल 19 लोगों को इजहार राय की आज़ादी फराहम करता है। ताहम आर्टिकल 19(2) ने इस आज़ादी इजहार राय से मुताल्लिक कुछ हुदूद भी मुकर्रर की हैं, जैसे तौहीन अदालत, हतक इज्जत और जुर्म के लिए उकसाना। ऐसा करने पर सजा का इंतजाम भी है। IPC की दफा 499 में तफसील से बताया गया है कि अल्फाज के जरिए मानहानि कैसे होती है, चाहे बोलकर या कुछ पढ़कर या फिर इशारों के जरिए से की गई हो। हालांकि नए क्रिमिनल लॉ के तहत अब दफा 499 222 हो गई है। इसके अलावा दफा 500 के तहत मुजरिमाना हतक इज्जत के मामले में मुजरिम साबित होने पर जुर्माना या 2 साल तक की कैद या फिर दोनों हो सकते हैं। भारत में डिफेमेशन यानी हतक इज्जत का मामला कानून की नज़र से गलत और काबिले सजा जुर्म दोनों हो सकते हैं। डिफेमेशन यानी हतक इज्जत किसी शख्स के बारे में झूठे बयानात को फैलाने का अमल है, जिससे उस शख्स की साख को नुकसान पहुंचता है। लेकिन हमारी अदालतों ने इस तरह के मामले को बारीकी से देखा है और अपने फैसलों से ये वाज़ेह किया है कि डिफेमेशन के मामलात को किन हालात में और किस तनाजुर में देखा जाना जरूरी है। आज की पेशकश में डिफेमेशन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों पर रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क, अपना आइन, ताकत संविधान की। नाज़रीन आदाब, इस दुनिया में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो बाइज्जत तरीके से ज़िंदगी बसर करे। भारत समेत दुनिया के बेशतर ममालिक ने अपने शहरियों को बाइज्जत ज़िंदगी बसर करने के तरीक़े और क़वानीन फराहम किए हैं। लेकिन अगर कहीं किसी के वक़ार को, किसी की इज़्ज़त को कोई नुकसान होता है, तो ऐसे हालात में वो क्या करे? उसके लिए कानूनी चाराजोई का हक़ किस तरह से है? कई मामलात में ऐसा भी होता है कि हतक इज़्ज़त, जिसको हम कहते हैं, डिफेमेशन के नाम से जानते हैं, उसे माना जाए या नहीं माना जाए, इस बारे में भी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। लेकिन हमारी अदालतों ने अपने फ़ैसलों से इसको वाज़ेह किया है कि हतक इज़्ज़त, डिफेमेशन किसे माना जाएगा और किसे नहीं। आज की पेशकश में डिफेमेशन को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारी अदालतों ने इस ताल्लुक़ से जो अहम फ़ैसले दिए हैं, उनकी रोशनी में उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट सुरभि शुक्ला साहिबा और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील जनाब अजय कुमार पांडे साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी हैं, जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। आप सभी का भी आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले अजय कुमार पांडे जी से जानना चाहूँगा, सर, अब इज़्ज़त एक इंसान की एक अहम दौलत होती है जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन कई बार साख ही सब कुछ होती है। और अगर इस साख को ही कोई चोट पहुँचे तो हमारे देश में क्या कुछ क़वानीन हैं जिनके ज़रिए वो अपनी इज़्ज़त को बचा सकता है, अपनी इज़्ज़त की अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया तो उसे सज़ा दिलवा सकता है? देखिए, यूँ तो हमारे मुल्क में प्रारंभ से ही अगर किसी एक बात पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है तो वो है इज़्ज़त, प्रतिष्ठा, कैरेक्टर। जब आप कहते हैं कि व्हेन मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो आपने बहुत सारे ऐसे किस्से, कहानियाँ और हिस्टोरिकल फैक्ट से गुजरे होंगे जहाँ पे लोग कहते हैं कि इज़्ज़त की बजाय हम अपनी जान देना पसंद करेंगे, लेकिन अपने हम इज़्ज़त से समझौता नहीं करेंगे। बचपन से भी आपने देखा होगा कि अक्सर कहा जाता है कि इज़्ज़त की सूखी रोटी भली बजाय बेइज्जती के बिरयानी से। बहुत खूब। तो इज़्ज़त पे ये तवज्जो प्रारंभ से रहा
अगर मैं और पीछे चलूं तो रोमन साम्राज्य में से इसका उद्भव होता है, विकास होता है। सन 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य में इज्जत की या ऐसी परिकल्पना की गई कि जितना मेरा जीवन महत्वपूर्ण है, जितना मेरी संपत्ति महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरी इज्जत जी। तो वहाँ से ये सिलसिला चला और आपने देखा कि सीता जी पे गीता में भी भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो अजर और अमर है और वो बेदाग इस दुनिया से जानी चाहिए। और इसीलिए आपने देखा कि सीता जी, माता सीता पर एक कलंक लगा, इज्जत पे सवाल उठा और उन्होंने जान देना मुनासिब समझा, न कि समझौता करना। इज्जत पे आँच ना है जी, इज्जत तो। और आज भी हमारे देश में जब शादी ब्याह का कोई मामला आता है तो किसी परिवार के ताल्लुक से यही जानने की कोशिश की जाती है कि वो कितने इज्जतदार हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसमें जो अब जब हम रोमन साम्राज्य से चलते हैं, अगर हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में हम बात करें तो 1837 लॉर्ड मैकाले ने इसको एक कानून के आइन में, एक अख्तियार में, एक इसको ब्लैक एंड वाइट में, जिसको यानी इसको कानूनी शक्ल देने की कानूनी बाकायदा शक्ल लॉर्ड कोशिश मैकाले ने दिया। ये दिगर बात है कि ये काम उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के अखबारों में जो कुछ लिखा जा रहा था, उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, उन सब पे लगाम लगाने की कोशिश करने के लिए वो किया। और इसीलिए आपने ये भी देखा कि गांधी जी ने ये नारा दिया कि इज्जत की अपनी सरकार, भले वो गुर्बत की सरकार हो, उसमें मुझे खाने को कुछ कम मिले, वो विदेशी हुकूमत से अच्छी है, 100 गुना अच्छी है। तो हमारी स्वतंत्रता की पूरी लड़ाई भी उसी इज्जत के इर्द गिर्द, उसी मान मर्यादा के इर्द गिर्द घूमी और भारत आज स्वतंत्र राष्ट्र बना। और जब फिर संविधान बना तो आर्टिकल 21 जो आपको लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ विथ डिग्निटी, जी, ऐसा नहीं कि कूड़े कचरे का जीवन, किसी तरह का जीवन नहीं, मुझे मेरा जीवन विथ डिग्निटी चाहिए, विथ इज्जत चाहिए। तो उस हिसाब से डिफेमेशन को अगर हम बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट इज पार्ट ऑफ दैट फंडामेंटल राइट। एक और इस पे अंकुश भी लगाना जरूरी था क्योंकि आर्टिकल 19 वहीं पे फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, तो क्या इसका मतलब है कि मैं आपके बारे में कुछ भी बोलता रहूं, आपके बारे में कुछ बोल दूं? आप तो इसको प्रोटेक्ट करना था। तो उसके लिए फिर सेक्शन 19(1) और सेक्शन 92 जहाँ लिमिट्स लगा दी गई और उन हुदूद को बता दिया गया कि आपकी सीमाएं कितनी हैं। अगर फ्रीडम की बात करते हैं, अपने इजहार राय की आज़ादी की बात करते हैं, तो उसके साथ कुछ उसकी हदें हैं ताकि आप उससे आगे ना जाएं और किसी के मान को, किसी की इज्जत को, किसी के वक़ार को कोई नुकसान ना हो। हमारे साथ सुरभि शुक्ला जी भी हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि जब महिलाओं की बात होती है ख़ास तौर से, और अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं अगर कोई केस लेकर के जाती हैं, किसी के खिलाफ कोई हिरासानी या उनको कहीं जिनसी किसी हिरासानी का सामना करना पड़ा हो, तो अक्सर उनके मुकाबले में इस तरह का एक केस दायर कर दिया जाता है कि मानहानि का केस उस महिला के खिलाफ दायर करने की कोशिश की जाती है ताकि कहीं ना कहीं कोई दबाव बनाया जा सके। इस ताल्लुक से मैं जानना चाहूँगा कि हमारी अदालतों ने किस तरह से ख़वातीन को सेफ किया है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक महत्वपूर्ण मुकदमा आया था जिसमें उन्होंने निर्धारित किया कि अगर ऐसा कोई केस जैसा आप डिस्कस कर रहे हैं कि किसी महिला के खिलाफ आता है कि महिला ने किसी का अपमान किया है यह बोल करके कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो ये मानहानि नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मानहानि साबित करने के लिए जो उसने शिकायत करी है कि उसके साथ हैरेसमेंट हुआ है, पहले उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। उसके पास पूरा राइट है कि वो अपनी बात को कह सके और यह मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है। यानी वहाँ पर भी देखा जाए तो हमारी जो ख़वातीन हैं उनके लिए अदालतों ने एक बाकायदा एक रास्ता दिया ताकि वो कहीं भी किसी दबाव से बचकर, और अगर उनके खिलाफ कोई हरकत हुई है तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें। अजय सर, अगर हम अदालतों के अहम फैसलों पर नज़र डालें तो हमारी अदालतों के वो कौन से अहम फैसले हैं जिन्होंने एक आम नागरिक को ये एहसास कराया कि अगर उसकी इज़्ज़त के साथ कहीं कोई खिलवाड़ होती है तो हमारे पास कानून भी है और हमारे पास अदालतें मौजूद हैं? ये बहुत सारे जजमेंट हैं। अगर हम यहीं से शुरुआत कर लें, आपने जो सवाल पूछा और सुरभि जी ने, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक जर्नलिस्ट का मसला, हम लोग मीडिया में यहाँ बैठे हुए हैं, लेडी जर्नलिस्ट ने अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था, कुछ लिखा था, तो एम्प्लॉयर ने पलट के उसके ऊपर मानहानि का केस कर दिया, जबकि वो लगातार एक लंबा सिलसिला था सेक्सुअल वायलेंस का एट वर्क प्लेस।
तो उसमें ये महत्वपूर्ण निर्णय आया कि महिला वो अपनी व्यथा बता रही है, उसके साथ जो गुजरा है वो बता रही है, और इस तरह की शिकायत अगर वो सेक्सुअल ऑफेंस के खिलाफ, चाहे वो उसके अपने परिवार में हो, चाहे वह वर्क प्लेस पे हो या कहीं भी हो, वो इस मानहानि के दायरे से, उस फैसले से इसको बाहर कर दिया गया। आज के दौर में फैसले और भी हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। लेकिन मैं थोड़ा सा आज के कॉन्टेक्स्ट में आना चाहूँगा कि ये जो डिफेमेशन का, इस बार आप देखेंगे अवेयरनेस आई है, डिफेमेशंस के केस काफ़ी बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बहुतियात में हैं, और सिविल भी हैं और क्रिमिनल भी हैं, दोनों विंग हैं उसके। और क्या दोनों तरह से मामला दर्ज हो सकता है, जैसे आपने कहा सिविल और क्रिमिनल? जी, ये जो मामला है, अगर आप किसी को इज्जत आपकी गई है, ऐसा आपको लगता है, उसने आपके साथ नाजायज किया है, तो आप सजा दिलवाना चाहते हैं, तो आपको क्रिमिनल 599 में जाना पड़ेगा, और आप ये मुकदमा उसमें फिर उस व्यक्ति को फाइन और 499 उस व्यक्ति को सजा मिल सकती है अधिकतम 2 साल की, और फाइन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इसका मुझे मॉनेटरी कंपनसेशन मिले, तो आपको फिर यह मुकदमा जो है सिविल की अदालत में ले जाना पड़ेगा सेक्शन 500 के तहत, ठीक है, और वहाँ पे आप फाइनेंशियल कंपनसेशन की बात कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह से ये चलता है। और जो फैसले की बात कर रहे थे, तो आज के कॉन्सेप्ट में कि अचानक क्या हुआ है कि देखिए, डिफेमेशन बोलना, लिखना, इशारे से भी, अगर मैं कोई इशारा कर रहा हूं, यह भी डिफेमेशन की परिधि में आता है। तो कल तक तो ये लिखना, बोलने और इशारे तक सीमित था। अब ये जो सोशल मीडिया आया है, तो ये तो बड़ा हो गया, कोई भी कहीं हाथ में मोबाइल है, किसी के बारे में कुछ भी लिखता है, तो ये एक बड़ा चैलेंज आया, एक बड़ा पड़ाव आया। और अगर मैं पुराने प्रावधान की बात करूं, सुरभि जी एग्री करेंगी उससे, तो कल तक ये था कि अगर मैंने लिखा, मसलन मैं एक अखबार नवीस हूं, मैंने किसी के खिलाफ उसमें लिखा, तो मैं तो मुअज़्ज़िज़ हूं ही जी। जो अखबार बेच रहा है, जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो हॉकर है, वह भी उसका हिस्सा होता था। लाओ यही कहता है। अब समस्या ये आ गई कि ऐसी हालत में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब जिस भी सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का इस्तेमाल करके आपके बारे में जो लिखा गया जी, अगर अब कानून जैसे ही चलता, तो ये तो हिंदुस्तान में काम ही नहीं कर पाता। वो ऑलरेडी एक संघर्ष चल रहा है। अभी ट्विटर और व्हाट्सएप ने भारत सरकार को बोल रखा है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस है कि अगर आपने नया अमेंडमेंट जो आईटी एक्ट में किया है, जहां सोर्स बढ़ाने को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बाध्य है, अगर इसको आपने नहीं हटाया तो मुझे मजबूरन हिंदुस्तान से वापस जाना पड़ेगा। और देखिए क्या फैसला आता है, या तो भारत सरकार अमेंडमेंट लाती है या व्हाट्सएप हिंदुस्तान से चला जाएगा। तो ये समस्या वहां पे भी आई कि इंटरमीडिएटरीज आर ऑल्सो लाइबल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट न्यूज डिफेमेशन का उनके माध्यम से जी। लेकिन वहां पे एक अमेंडमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया और सेक्शन 79 ला करके। तो ये बड़ा आज के कॉन्टेक्स्ट में जी, क्या इसको सिर्फ हम व्यक्तिगत तौर पर ही समझ सकते हैं सुरभि जी, या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन भी के खिलाफ भी हो सकता है, वो भी इस चीज का दावा कर सकती है कि हाँ उनको बदनाम किया जा रहा है? मैं जानना चाहूंगा, आप उस पर भी रोशनी डालें। क्योंकि जो कॉरपोरेट पर्सन्स हैं उनको भी कानून में एक व्यक्ति समझा जाता है। अगर उनके खिलाफ भी कुछ ऐसा कोई लिखा जाता है या बोला जाता है या फिर किस तरह का पब्लिश किया सकता है, तो वो भी डिफेमेशन के लिए वाद ला सकते हैं। मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगी कि डिफेमेशन के लिए इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें इंटेंशन और मेंसरिया का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये साबित होना चाहिए कि सामने वाले का आशय आपकी रेपुटेशन को ऐसे लोगों के सामने नीचा दिखाने का है जो ऑर्डनरी पीपल हैं। आमतौर पर कोई नहीं कहता कि मेरा ये इरादा था, तो ऐसे में फिर हमारी अदालतें ही इसका फैसला करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अदालतों ने एक ऐसे मैटर्स में कई डिसाइड भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट है सुदेश उपाध्याय वर्सेस पंकज दुबे करके, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इसमें एक न्यूज़पेपर संडे ब्लास्ट था, उसमें एक पब्लिकेशन किया कि एडवोकेट ने एक पान मसाला विक्रेता के खिलाफ एक फॉल्स एफआईआर दर्ज कराई।
तो उसमें वो उसके अगेंस्ट गए कि हमारी इसमें मानहानि हुई है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें गुड फेथ था और ये एक गुड फेथ के ज़रिए प्रकाशन हुआ है, इसलिए इसे मानहानि के अंतर्गत नहीं समझा जाएगा। इंटेंशन बिल्कुल मैटर करती है, इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है डिफेमेशन के लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल और आ जाता है कि जैसे आपने कहा इंटेंशन है या नहीं है, या अजय जी से मैं जानना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो जिंदा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो वो आ सकता है मैदान में, लेकिन ऐसे भी मामलात होते हैं जब कोई इंसान इस दुनिया से अजय सर जा चुका है और उसका हम जब ये जिक्र हो रहा है तो ऐसा लगता है कि कहीं वो अगर जिंदा होता तो उसकी जो डिग्निटी थी उसके ऊपर भी एक इल्ज़ाम लग रहा है या कहीं ना कहीं उसके ऊपर लांछन लग रहा है। ऐसे हालात में कानून क्या कहता है और क्या रास्ते हैं उन लोगों के लिए जिनके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। तो जैसे आपने कॉर्पोरेट पूछा तो एक चर्चित मामले का जिक्र कर दूं कि अभी बाबा रामदेव पर आईएमए ने 1000 करोड़ की डिफेमेशन फाइल किया, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि कॉर्पोरेट पे ये लागू है, ये धारा, और ये हो सकती है। इंटेंशन वाली भी बात सुरभि जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं इनका काउंटर वकील हूँ ना, विपक्ष में खड़ा हूँ, तो मुझे तो अपने मुवक्किल को बताना है। तो ये जो इंटेंशन है उससे ये मीडिया वाले खास करके कैसे दो वकील इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में रखने लगे हैं ताकि जो काउंटर अगर करना चाहें तो आपको कर सकते हैं। आप अगर इस तरह से इंटेंशन की बात करें तो मीडिया में तो कुछ छपे ही नहीं, अखबार में चले ही नहीं, कुछ टीवी नहीं जी। तो सुरभि जी ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर हमारे जैसे वकील हैं आपके समर्थन में, तो उसका तोड़ ये है कि हम माइक लेके ये पूछते हैं, मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, जनता जानना चाहती है जी। तो जनता के नाम पर खेल करके इंटेंशन के इस आरोप से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये हुआ। अब आ जाते हैं आपके वारिस वाले सवाल जी। पे। बिल्कुल लागू होता है, और जो उसका उत्तराधिकारी है उसको यह राइट है कि वह कोर्ट में उस व्यक्ति को खींच सकता है, और ये ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए आप देखेंगे कि जब अक्सर इंसान की मौत हो जाती है तो हमारी परंपरा भी है ऐसी, और लोग कहते भी हैं कि उसके बारे में अच्छा बोलो, कुछ बुरा है तो उसकी चर्चा मत करो, बिकॉज उससे उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं उसके परिवार के, और वो आपको कोर्ट में खींच सकता है। और इससे आगे जाके एक बात बता दूं कि कोई बुजुर्ग है 60 साल 65 साल 70 साल, 60 तो नहीं, मतलब बुजुर्ग है 70 75 से ऊपर है या वसक्त है, वो कोर्ट नहीं जा सकता है और वो डिफेमेशन फाइल नहीं कर सकता है, लेकिन उसको लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ की गई है तो वो किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकता है, और वह भी उसके बेसिस पर जाकर के डिफेमेशन का केस फाइल कर सकता है। और अब मुझे पता नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन एक चर्चित केस है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, शायद मैं जी, बात नाम नहीं लेना चाहिए हम लोगों को दर्शकों तक। देखिए अभी एक केस एक सांसद की सांसदी जी जाते जाते बची है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट को उस पर निर्णय लेना है। तो और भी अगर उस डोमेन की आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पास, अदरवाइज सीरीज ऑफ केसेस हैं जहां एक राजनेता दूसरे राजनेता, करोड़ों का दावा, क्रिमिनल डिफेमेशन जैसे मसले चल रहे हैं। अच्छा, अक्सर सियासत में ऐसा होता है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो क्या वो तमाम मामलात भी डिफेमेशन में कैटेगरी में लाए जा सकते हैं? बिल्कुल, उसको छोड़िए। एक और जो चर्चित मामला है जिससे आप सब दर्शक जुड़ेंगे, वो है आजकल एक नया ट्रेंड है कॉमेडियन का, स्टैंड अप कॉमेडियन जी। वो खड़ा होके कुछ भी किसी नेता की, किसी भी, कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट की, तो वो दिस ऑल फॉल्स अंडर डिफेमेशन। और संदीप कामड़ा हैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मिमिक्री की है और उनके ऊपर कंटेम्प्ट का केस चल रहा है। तो इसके अंदर तमाम सोशल मीडिया, तमाम कवि सम्मेलन में भी आप कुछ बोला गया, स्टैंड अप कॉमेडियन के माध्यम से बोला गया, तो दिस ऑल फॉल्स अंडर डिफेमेशन, और आपको इसके लिए जिम्मेवार होना पड़ेगा या अदालत फेस करना पड़ सकता है। इसलिए मैं तो गुजारिश यही करूंगा कि आप सोच समझ कर लिखें, बोलें और इशारा भी करें। यानी ये तमाम चीज़ें जिनको सोचना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुल्क का हर नागरिक, हर फर्द जो है एक बाइज्जत शख्स है, और हम अगर किसी के ताल्लुक से भी कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम कहीं ना कहीं उसके लिए जवाबदेह हैं। अब हम उनकी भी बात करेंगे सुरभि मैम, जो लोग माजूर हैं,
या किसी न किसी तरह से वो माजूरी का शिकार है, उनके ताल्लुक से अगर कोई कुछ कहता है या उनकी विकलांगता पर अगर कोई कुछ कहता है, क्या उसको भी हम डिफेमेशन की कैटेगरी में रखते हैं या उसके लिए कुछ और? नहीं, बिल्कुल उसको डिफेमेशन के लिए जा सकते हैं वो लोग। अगर कोई किसी की पर्सनल चीज़ों पे कमेंट करता है या किसी की कमी के बारे में बात करता है तो वो उसके लिए भी डिफेमेशन के लिए जा सकते हैं, अगर उससे उनकी रेपुटेशन इफेक्ट होती है तो। राइट ऑफ रेपुटेशन भी एज अ फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 के अंतर सबको एक समाज में डिग्निटी से जीने का अधिकार है। वो कोई भी हो सकता है, वो डिसेबल व्यक्ति भी हो सकता है और नॉर्मल व्यक्ति भी हो सकता है। इसी सवाल पर अजय जी से भी एक रिमार्क चाहूँगा कि सर ये हमने कितना प्रोटेक्ट किया है माजूर अफराद को भी, मुल्क का एक बड़ा तबका है, हम किस तरह से उनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं कि उनके साथ इस तरह का कोई मजाक ना हो या कोई उनको कुछ ना कह पाए? देखिए, अगर उस तबके को हम एक्सपैंड करें तो वो वहीं तक सीमित नहीं है, उसमें और भी लॉ आ जाते हैं डिफेमेशन के अलावा। महिलाएं भी हैं जी, उनको लेकर के भी भद्दे मजाक या चीज़ों का लिखा जाना या प्रस्तुतिकरण, वहाँ ठीक है, दूसरे लॉज भी उनके प्रोटेक्शन के लिए हैं। उसमें जातिवाचक शब्दों का भी इस्तेमाल किसी जाति विशेष को लेकर के, तो उसके लिए और भी प्रोटेक्शंस हैं लॉ में। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि कानून तो संविधान ने बना दिया, समय बदला है, समय के साथ कानून में भी बदलाव लाए जा रहे हैं, लेकिन जागरूक तो जनता को ही होना पड़ेगा। जागरूक जो है वो जनता को होना, जागरूक जनता को ही होना पड़ेगा, अपने अधिकार से उनको परिचित होना पड़ेगा। और ऐसी कोई अवहेलना अगर की जा रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसको अदालत तक ले जाना पड़ेगा। एटलीस्ट चलिए मैं तो एक बात और कहता हूँ, अदालत तक आप शायद ले जाना एक कॉस्टली प्रक्रिया हो सकती है। एक लीगल नोटिस तो आप किसी अपने वकील के माध्यम से दे सकते हैं, जिसमें आप अनकंडीशनल एपोलॉजी की मांग कर सकते हैं, किसी तरह का हर्जाना और मॉनेटरी कंपनसेशन की भी बात आप कर सकते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि लीगल नोटिस के बाद ही मामले सुलट जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति क्षमा मांग लेता है, अपनी चीज़ों को वापस ले लेता है। क्योंकि अखबार में भी मैं लंबे समय तक रहा हूं, तो वहां जब ऐसी लीगल नोटिस हम लोगों के पास आया करती क्या ये वाकई कंपाउंडेबल है कि अगर वो क्षमा मांग रहा है दोनों पार्टी बैठ करके उसको फिर? हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैं एक ही चीज़ बता दूं कि आर्टिकल 20 वह है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इट्स ए सिविल और इट्स क्रिमिनल ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ बिटवीन यू एंड मी। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई, मेरा अभिप्राय ये नहीं था, वही इंटेंशन, मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, तो ठीक है, इंसान को माफ़ करता है। क्योंकि कोर्ट में भी जाके आपको ये अवसर मिलता है, पहली नोटिस पे तो सुरभि जी एग्री करेंगी, जैसा आप कहते हैं भाई देख लो जी क्या है, माफ़ी मांग लो, है। ठीक है, तो वो भी हो जाता है। कई बार ऐसी भी सजाएं मिलती हैं कोर्ट में आपको कि सवेरे से शाम तक दीवार के पीछे मुंह करके खड़े रहो। और अभी एक सवाल जनता में से आया था, एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि एक सवाल मेरे पास भी आ रहा है कि आपने जो कहा कि कहीं पर आप कवि सम्मेलन में या कहीं किसी के लिए अगर कुछ कह रहे हैं, तो एक तरफ तो हमारी रिवायत है, हास्य, व्यंग, तंज़ मज़ा इस देश में होता है, मुशायरे होते हैं, कवि सम्मेलन, और दूसरी तरफ अजय कुमार पांडे जी कह रहे हैं कि अगर आप किसी के ताल्लुक से कुछ कहते हैं तो कहीं आपके ऊपर डिफेमेशन का केस ना बन जाए। तो किस तरह से सर बैलेंस करेंगे इस बात को? नहीं, मैं वही दो बातें, एक तो जो मैं कह रहा था कि जब हम बात करेंगे इसमें दोनों आप कर सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल, लेकिन कर आप एक ही सकते हैं, दोनों नहीं सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है एक बात की सजा, एक अपराध की सजा एक ही मिल सकती है जी, दो नहीं उसकी। पहली बात देखिए, दो बातें हैं, आपने बड़ी सेंसिटिव की, मुझे बनारस की गलियां याद आ रही हैं, होली पे क्या हुड़दंग मचता था और क्या से क्या कविताएं होती थी। तो आज भी कहा जाता है बुरा ना मानो होली है। हाँ, तो वो समाज जो था ना, वो आज क्या है कि आज समाज बड़ा हो गया है, दिल छोटा हो गया। तो वो एक ओपननेस था जहाँ हंसी मजाक में ये चीज़ हो जाती, लेकिन फिर वही बात आता है कि होली है, होली का माहौल है, पहले ही कह दिया। और मेरा अभिप्राय नहीं है आपको चोट पहुंचाना, इंटेंशन इज मेन थिंग, ठीक है, कि हम इंटेंशनली कुछ कर रहे हैं, आपको टारगेट बना रहे हैं और होली को एज एन इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं। या पब्लिकेशन को, अखबारों में रात दिन नेताओं के बारे में लिखा जाता है, छापा जाता है, आप भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, कितने डिफेमेशन के मामले होते हैं। तो वो एक बड़ा दिल था और चीज़ें निपट जाती थी। लेकिन आज थोड़े से सोशल मीडिया और ये स्टैंड अप कॉमेडियंस, इन लोगों ने भी चीज़ों को कठिन किया है। और कानून तो है ही,
और बिल्कुल लिखने और पढ़ने वाले को अपनी तरफ से मैं समझता हूँ स्पष्ट रहना चाहिए, स्पष्ट रहना कानून चाहिए की- और एक जिम्मेदार एक रोल उनको निभाना होगा। जी। यहाँ पर जो इन तमाम चीज़ों में जब हम इंटेंशन की बात करते हैं, इसके अलावा तमाम चीज़ें हास्य की भी हुई, व्यंग की भी हुई, मजाक की भी हुई, ये तमाम बारीक लाइनें हैं। इसके ऊपर हमारी अदालतों ने फैसलों से ये वाज़ेह किया है कि इनकी हुदूद मुकर्रर की हैं। अभी तक की जो बातचीत हुई, मुझे उम्मीद है कि आपने उससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा, मालूमात हासिल की होगी। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वक्फे के बाद हमारे स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। आज की इस पेशकश में हम डिफेमेशन पर बात कर रहे हैं और अब हमारे स्टूडेंट्स के सवाल हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। जी, किसका सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा नाम पर्व नरेंद्र है। मैं एक फ़र्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में। सर जैसा कि आजकल के ज़माने में एक मीम्स का ट्रेंड हमें देखने को बहुत मिला है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे मीम बना दिया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रोल हिम या उसको एक सॉर्ट ऑफ डिफेम करने के लिए भी। तो क्या उस पर्सन को जिसने मीम बनाया क्या वो भी डिफेमेशन के अंदर आएगा, और क्या उसके साथ साथ आईटी एक्ट या साइबर लॉज के भी कुछ कानून उस पर लगेंगे? सर मैं इस पे आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा। जी अजय सर। बिल्कुल, मैंने जैसा कि कहा कि सोशल मीडिया इसका पार्ट है, और अगर उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ ऐसी शरारत की है और वो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी मानहानि हुई है, तो वो बनाने वाले व्यक्ति को बिल्कुल कोर्ट में ले जा सकता है, डिफेमेशन में ले जा सकता है। लेकिन जो बात में बीच में रह गई थी कि एक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया था कि पुराने लॉ के हिसाब से, पुराने अगर हम बात करें तो उसमें इंटरमीडिएटरीज पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आईटी लॉ जो आपने पूछा 66A, उसके तहत तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन था और जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे, उनके खिलाफ भी एक्ट होता। फिर ऐसी हालत में बदलते हुए हालात में यह देखा गया कि फिर ये माइक्रोसाइट्स हिंदुस्तान में चल ही नहीं सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और सेक्शन 79 में इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटी से प्रोटेक्ट कर दिया। तो साइट तो जिम्मेवार नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल जी उन्होंने अपनी तरफ से प्रोवोक किया हो, लिखवाया हो। यह अगर साबित हो जाए कि उनके कहने से ऐसा किया गया है या उसमें कोई रद्दोबदल की हो, तब्दीली की हो, या मेरे कहने के बाद उसने उसको वहां से रिमूव नहीं किया हो, हटाया, वहाँ वो जिम्मेदार हैं। यहाँ वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं आज़ाद नहीं छोड़ा गया। देखा जाए तो कुछ ना कुछ कंडीशंस के साथ उनको कानून के दायरे में लाया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफेमेशन केसेस को इंटरनेशनल लॉ कैसे केटर करता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल वन पर्सन सिटिंग इन यूएस मेक एनी डिफेमेटरी स्टेटमेंट अबाउट मी, सो डू आई हैव एनी रेमेडी अगेंस्ट इट? जी, बड़ा अहम सवाल है कि किस तरह से अगर मुल्क से बाहर बैठा हुआ कोई शख्स आपके ताल्लुक से कुछ ऐसा कह रहा है जो डिफेमेशन में आता है, तो आपके पास क्या है कानूनी चाराजोई का हक? बिल्कुल, मैं उस व्यक्ति को लायबल बना सकता हूं अपने हिंदुस्तान के कानून के अनुसार, जहां बिकॉज उसमें फिर जुडिक्शन का सवाल उठता है, वो एक लंबा सवाल है, इससे अलग सवाल है, लेकिन बिल्कुल ही फॉल्स। और आपको एक घटना अगर बताऊं, याद होगा, एक मैगजीन में कार्टून छपा था किसी रिलीजियस हेड को लेकर के, तो यहाँ भी केस दर्ज हुए थे, लोगों ने यहाँ भी केस दर्ज कराया था। मैगजीन हिंदुस्तान से बाहर की थी, बिकॉज अगर वो मेरे यहाँ आया है, वो मैगजीन का सर्कुलेशन है, उस फेसबुक का मैं प्रिंट साबित करता हूँ, उस सोशल मीडिया का मैं साबित करता हूँ, तो मैं उस व्यक्ति को, भले वो यूएस से बैठा वो कर रहा हो, आपने कितने अपराध देखे होंगे कि जिसमें अपराध तो हिंदुस्तान में हुआ है, आईपी एड्रेस बाहर का है, जी, तो दे फॉल अंडर इंडियन लॉ, वी पुल देम, जी, क्रिमिनल बनता है, हम क्रिमिनल बनाते हैं, जी सुरभि जी और कुछ उसी कहना तरह से चाहती हैं, सिविल मैं आपसे बनाते हैं। पूछूं। इसमें Actually, थोड़ा सा एक jurisdiction- बात जी जी, add पहले कर पहले अजय सर अपनी बात कंप्लीट करेंगे। जी सर। और बाकी तो वहाँ की लॉ में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जी। लॉ बहुत सख्त है डिफेमेशन के, बट वहाँ पे ये डीक्रिमिनलाइज है। बट जापान इज वेरी टफ ऑन दिस, आई टेल यू, दे टॉक ऑफ अराउंड 5 years imprisonment एंड अ ह्यूज फाइन इन सो एक कंट्री वाइज भी ये वेरीड करता है, लेकिन
coming back to Aanchal question, yes, you can take action sitting here in India if somebody is defaming from some part of the जी world. यहाँ सुरभि जी से जानना चाहूँगा जी, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं इस मसले हाँ, पर? मैं टोटली सर से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर कोई ऑफेंस कहीं भी हुआ हो, उसका कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर हुआ है, आप उससे अफेक्टेड हुए, आपकी रेपुटेशन यहाँ अफेक्ट हुई है, तो आप यहाँ पर केस उसके अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं डिफेमेशन का। जी बहुत खूब, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है, बेसिकली हम इंटरनेट इतना स्क्रॉल करते हैं कि हम उसी की चीज़ों को बिलीव करते हैं। तो सर जो रूमर होता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलता रहता है, क्या वो डिफेमेशन का फेस ले सकता है क्या? जी एंड उसके मैडम, खिलाफ सुरभि जी, ये एक्शन। बड़ा अहम सवाल है कि किस तरीके से एक अफवाह, एक र्यूमर जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है, उसको किस तरह से हम कानून के दायरे में लाते हैं, खासतौर से डिफेमेशन के मामले में। र्यूमर्स भी अकॉर्डिंग टू डिफेमेशन में जैसे सब चीज़ें इफेक्ट होती है। अगर रेपुटेशन से उस र्यूमर की वजह से किसी की रेपुटेशन इफेक्ट हो रही है, तो फिर ज़रूर वो डिफेमेशन के अंतर्गत आती है। वो देखना पड़ेगा कि इतने लोगों ने जाना है, या वो डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो ऐसे मामले में क्या वो शख्स जिसने उस सबसे पहले उस अफवाह को फैलाया वो जिम्मेदार होगा, या उसको आगे पहुंचाने वाले जितने भी लोग उस चेन में शामिल रहे उनको भी जिम्मेदार माना जाएगा? आप दोनों से मेरा सवाल है, अजय सर से भी पूछना चाहूँगा और आपसे भी। Want to take? बताइए सर। अच्छा, देखिए, डिफेमेशन के पहली शर्त को आप समझ लीजिए कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस का कोई इसमें ऑप्शन है नहीं। किसी न किसी व्यक्ति को अदालत जाना पड़ेगा और ये वहाँ पे जाके फाइल करना है। अब जो व्यक्ति है उसको दो चीज़ें साबित करनी है कि इससे मेरी मानहानि हुई है। तो अगर वो उस परिधि में आता है तो बिल्कुल। अगर मैं नए भारतीय नागरिक संहिता कानून की भी बात करूं तो ये भले सेक्शन 500 की जगह वो सेक्शन 222 में आएगा, और लेकिन वहाँ भी ये अधिकार नहीं दिया गया कि कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले पाएगा। यहाँ किसी भी न जिसके किसी साथ को- घटना हुई, जिसके साथ ये वाकया है, उसको जाना पड़ेगा और पड़ेगा। उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो दीवानी मामलात के तहत इसको दर्ज करवाना चाहता है या फिर उसको वो सिविल उसमें क्रिमिनल में लेके जाना चाहता है। और इसमें यहाँ तक मैं बता दूं कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी उनके ऊपर भी कोई हुआ है तो उनको जाना पड़ेगा। सुओ मोटो का कोई ऑप्शन नहीं ऑप्शन नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि अगर संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों का डिफेमेशन आपने किया है तो वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से शुरू होगा, और अगर और सामान्य व्यक्ति का है तो वो नीचे की अदालत से शुरू हो होगा। जाएगा। बस फर्क इतना ही है, लेकिन जाना पड़ेगा, आपको क्लेम करना पड़ेगा, किसी न किसी को ओन करना पड़ेगा। और नए नागरिक संहिता में भी कोर्ट को सुओ मोटो पावर नहीं दी गई। लेकिन अजय सर, अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी के कुछ लोकप्रिय लोग होते हैं, किसी के फैमिली के बड़े लोग होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं। अगर उनका कहीं कोई डिफेमेशन हो रहा है, वो नहीं जा रहे और उनके अनुयायी या उनको मानने वाले या उनके परिवार वाले अदालत जाते हैं, तो क्या इस तरह का कोई रास्ता है, या सिर्फ वही जो आपने कहा कि सामने उसी शख्स को आना पड़ेगा जिसके मान को हानि पहुंची है? नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। आपने देखा होगा कि कई फिल्में बनती हैं जिस पे जातियों को लेकर के, एक पर्टिकुलर जाति को, मेरी मूंछों पे मत जाइएगा, मूंछों वाला दिखाया जाता है और हर तरह का उनको अपराध करते हुए, या वो गांव के जमींदार और दादा और अत्याचारी, तो लोग गए हैं, वो उनसे डायरेक्ट संबंधित नहीं था। ऐसी एक फिल्म भी सुप्रीम कोर्ट में आई थी, शायद उस वक्त अल्तमस कबीर साहब के अदालत में, मुझे जहाँ तक याद है, और जस्टिस काटजू की अदालत में था वो मामला, कि वहाँ पे कोई और व्यक्ति जो उससे प्रभावित था, उसने कहा कि ये हमारी बड़ी सम्मानजनक कम्युनिटी लीडर हैं और उनके बारे में ऐसी फिल्में बनी हैं, तो लोग जाते रहते हैं। सरदार जी लोगों ने एक फैसला लिया था। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है अदालत में इस तरह के मामलों को जो है वो कबूल किया जाएगा? कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ ना जी, तो आई एम अफेक्टेड। वो पर्सन नहीं है जी, लेकिन मैं उस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, तो मैं जा सकता हूँ वहाँ, वो उस दायरे में आ जाते हैं। अगर आप सोचिए कि विदेश से, एक सेकंड दे दें, विदेश से भारत का अपमान होता है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मैं क्यों नहीं पुल कर सकता हूँ? एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं अपने देश का या अपने देश के किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, उसका अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत खूब, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बताया कि डिफेमेशन की सज़ा 2 साल तक हो सकती है, पर ऑनलाइन डिफेमेशन की सज़ा कितने साल तक हो सकती है? हमारे पास इसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आप लेना चाहती हैं? जी, दोनों ही रिमार्क्स दे सकते हैं। पहले सुरभि मैडम दे सकती हैं, उसके बाद। बस मैं इतना ही कहूँगी, ऑनलाइन डिफेमेशन कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। ये डिफेमेशन जो डिफाइन किया गया है पेनल कोड में, वही डिफेमेशन है, वही ऑनलाइन है, वही ऑफलाइन है। तो अलग से उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। जो सज़ा ऑनलाइन के लिए है वो ऑफलाइन के लिए भी है।
जी सर, डिफेमेशन की बात आई, ऑनलाइन की बात आई, बहुत तेज़ी से हम डिजिटल हुए हैं और वहाँ पर अब ये दायरा भी अब इतना डिफेमेशन का बढ़ गया है, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, सज़ा कोई नहीं है, एक नया टर्म जरूर आ गया है, ऑनलाइन डिफेमेशन। ठीक है, मतलब परिधि का विस्तार हो गया कि कल तक मैंने बोला था शुरू में कि लिखना, बोलना और इशारा, अब वो लिखने की ही श्रेणी में है। ऑनलाइन में आप कोई बात लिख के ही तो करते हो, ऑडियो ही तो बनाते हो, वीडियो ही तो बनाते हो। तो जब स्टैंड अप कॉमेडी भी उसमें शामिल है और उस पर केस चल रहा है जी, तो स्वाभाविक तौर से, और सज़ा बिल्कुल वही रहेगी, Same. 2 साल फाइन या आप मॉनेटरी कंपनसेशन की बात करें। जो एक नई बात जुड़ी है भारतीय नागरिक संहिता में, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, तो सेक्शन तो बदल ही गया है, एक कम्युनिटी सर्विस भी जुड़ गया है जी, कि अब आपको सज़ा के तौर पर जी, या तो जेल, फाइन, या आपको कोई गुरुद्वारे में बर्तन धोना, जी, मंदिर में सफाई लगाना, इस तरह की भी सज़ा दी जा सकती तरह है, की जो सज़ा। पिछले आईपीसी नहीं में था। नहीं था। नहीं थी। लेकिन यहाँ मैं अजय जी से भी और सुरभि जी से भी ये जानना चाहूँगा कि क्या पहले के मुकाबले जब हम डिफेमेशन की बात करते हैं तो वहाँ मुश्किल होता था कि हमें ये जानना या सबूत पेश करने, तो गालिबन मुझे लगता है कि ऑनलाइन में ये आसान हो जाता होगा कि अगर किसी को अपने खिलाफ किसी मुकदमे के लिए कोई सबूत पेश करने हैं कि किस तरीके से मेरे मान को हानि पहुंची है, मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचा है, तो सबूत के तौर पर क्या वो सबूत तमाम जो ऑनलाइन मौजूद हैं वो अदालत के अंदर एक्सेप्टेबल रहेंगे? जी, बिल्कुल एक्सेप्टेबल रहेंगे। जो भी सबूत जिससे ये साबित होता हो कि इससे आपकी रेपुटेशन हार्म हुई है, वो सारे सबूत अदालत में आप इंक्लूड कर सकते हैं। जी अजय सर। बिल्कुल सही बात है। अब तो अपराधी इस ऑनलाइन की दुनिया में अपराध करना अगर आसान हो गया है, तो पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, आम जैसे लॉयर्स के लिए एविडेंस जुटाना भी आसान हो गया है। वहाँ से प्रिंट लेकर के वो इमीडिएटली जुटाया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जो एफिडेविट और सर्टिफिकेट लगते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, वो हमें देना पड़ेगा। यानी कानून वही है, लेकिन देखा जाए तो अगर डिफेमेशन के ऑनलाइन तरीके बढ़े हैं तो इसी तरीके से कानून का दायरा भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, जहां आप अपने खिलाफ होने वाले किसी भी जुर्म को बआसानी साबित भी कर सकेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई रूमर फैलता है तो उसके लिए डेफोमेशन है, लेकिन व्हाट इफ़ अगर कोई सच्चाई किसी इंसान के बारे में बोली जा रही है तो वो उस पर्सन की जो रेपुटेशन है उस पर हार्म कर रहा है, लेकिन ये क्या राइट टू प्राइवेसी के अंदर आएगा या फिर डेफोमेशन के अंदर आएगा? मतलब कहने वाला व्यक्ति ये कहे कि वाकई इस बंदे के अंदर, इस शख्स के अंदर ये बात ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं तो जो कह रहा हूँ वो ऑलरेडी उसके अंदर एक शामिल है, तो ऐसे मामले के अंदर क्या किसी की प्राइवेसी का देखा जाए नुकसान हो रहा है या फिर उसको डेफेमेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा? जी अजय सर। नहीं, इसमें बहुत सारी बातें लागू होती हैं, इतना आसानी से इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। जैसे मसलन कहने वाला व्यक्ति सच्चाई कौन है। अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, तो मेरे को प्रेस फ्रीडम एक्ट के तहत कुछ छूट है। अगर मैं एक वकील हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अगर एसएचओ आपका एफआईआर नहीं ले रहा है तो स्वाभाविक है मैं उसकी शिकायत करूँगा उसके ऊपर के अफसरों से, मैं अखबार में जाऊँगा, मैं मीडिया में जाऊँगा, मुझसे उसने पैसे मांगे हैं, तो वो देखिए फिर वो पर्सनल ग्रीवांसेस की श्रेणी में आ जाता है। तो कहने वाला व्यक्ति, सवाल ये भी है कि जो व्यक्ति कह रहा है वो फिर इंटेंट पे बात आके आएगी, वो कौन है, उसका इरादा क्या था और वो क्यों कह रहा है। बिल्कुल। और जो वो सत्य कह रहा है, ठीक है, वो अदालत में आके अगर साबित कर दे कि भाई ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये सत्य है। अब कोई व्यक्ति जिसको हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास हुई, तो अगर आप ये साबित कर देते हैं तो, और उसको आपने हत्यारा कहा, तो ये तो डिफेमेशन नहीं बनता है। लेकिन अगर मामला विचाराधीन है और अभी उसको सजा नहीं हुई है और आप उसको हत्यारा कहते हैं, तो वो आपको खींच सकता है। बहुत खूब, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि हमने बहुत सारे केसेस देखे इंडिया में भी और बाहर भी, कि एक पर्टिकुलर वेल नोन व्यक्ति ने एक दूसरे पर्सन पे 100 करोड़ का या कोई एक अमाउंट का डिफेमेशन का केस कर दिया, मानहानि का दावा कर दिया, और ये जो पर्टिकुलर अमाउंट होती है एक आम आदमी के हिसाब से काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। तो सर ये जो पैसा इन्वॉल्व होता है, ये कौन डिटरमाइन करता है कि ये इतने करोड़ या इतने कुछ एक्स अमाउंट जो होगी वो हम इतना दावा इस पे करेंगे? क्या इसकी कोई लिमिट भी है या पैसा होना ज़रूरी भी है? सर ये इससे आपसे प्रकृति जी, जुर्माने की रकम की लिमिट ये कैसे तय होगी, कौन तय करेगा? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने।
एक तरफ आपको, और ये अच्छा हुआ इस सवाल से, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ छूट रही थी इसमें, हमने पूरी चर्चा कर ली थी। पहली बात, आप समझिए, आपको अधिकार तो है, आप जा सकते हैं डिफेमेशन का, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी है, वो हम लोग मिस कर गए थे। वो शर्त ये है कि स्टेट टू स्टेट 2% से 10% की रकम आपको पहले कोर्ट में जमा करनी है। तो अगर आप मेरे ऊपर 100 करोड़ रुपए का दावा ठोक रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस राज्य में हैं, वहाँ पे क्या रकम है, वो 2% मिनिमम है, और कई कई राज्यों में 10% है। मसलन पतंजलि पे अगर IMA ने 1000 करोड़ का दावा ठोका है, तो उतने 10% उसको पहले कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा, ताकि इस लॉ का मिसयूज ना हो सके। कोई भी आते के साथ पता चला किसी के ऊपर आज हम यहाँ बहुत कुछ बोल रहे हैं, हम यहाँ से निकले और ठक, तो कोर्ट ने उसको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया है। अब दूसरी बात आ गई कि वो तय कैसे होगा। तो ये तो अगर मेरा डिफेमेशन की हानि हुई है, तो मैं अपना असेस करता हूँ कि भैया इससे मेरा दुकान 10 दिन बंद रहा, मेरी एक दिन की सेल जो है इस प्रोडक्ट की इतने करोड़ की होती थी, वो उसके आधार पर ये दावा तय होंगे, ठीक है, कि मेरा क्या नुकसान हुआ है इस काम के करने से। ये ऐसा ना हुआ होता, मसलन आप एक अफवाह उड़ा दीजिए, मैं एक आयुर्वेदिक दवाई बनाता हूँ, अब आपके इस अफवाह के चक्कर में, झूठी अफवाह के चक्कर में मेरा 100 करोड़ का नुकसान हो गया, तो मैं कोर्ट में साबित करूंगा। तो मैं जो भी क्लेम मांगू, पहले तो 2% 10% वो मैं जमा करूंगा, उससे मेरी सीरियसनेस प्रूव होती है कि मैं फालतू में उठ के नहीं खड़ा हो गया हूँ। दूसरी बात, जब कोर्ट में बात वहां तक पहुंचेगी, और हम जब कंपनसेशन की बात करें, मतलब ये सिविल लॉ है, तो जैसे एक संपत्ति का मूल्य तय होता है कोर्ट में कि भाई हमारी ये संपत्ति ये तोड़ दी, सरकार ने ले ली, जमीन ले ली, तो हम प्रूव करते हैं ना कि ये हमारे इतने की है। तो ये जो इज्जत है, ये एक संपत्ति है इस टर्म्स में, बिल्कुल उसकी वही। लेकिन आपने कहा दुकान बंद रही, कंपनी को इतना नुकसान हुआ, वो अलग चीज है। एक इंसान है, उसको लगता है कि मेरी जो इज्जत को ठेस पहुंची है, अब वो उसका मूल्य, उसकी कीमत कैसे लगाई जाएगी, वो कौन लगाएगा? बिल्कुल सही बात बोला। अब इज्जत, देखिए थोड़ा सा ये बात अलग लगेगा कि इज्जत, मैं एक बहुत सफल वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ये तो कंपनसेशन में भी होता है ना, एक्सीडेंट में आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप भुगतान मांगते हैं ना कोर्ट से, तो उसमें भी योर अर्निंग कैपेसिटी, आपकी उम्र, सारी चीजें देखी जाती है कि ये व्यक्ति कितने दिन जिंदा रहता है, इसका ये क्वालिफिकेशन है। और तो और छोड़िए, हवाई जहाज में डेथ होती है तो ज्यादा कंपनसेशन मिलता है, और रेल में होती है तो कम मिलता है, और सड़क पे होती है तो और कम मिलता है। तो उसी तरह से सामने वाला व्यक्ति जिसके बारे में आपने लिखा है, मैं बहुत मुअज़्ज़ज़ वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, आप बहुत बड़े मारूफ एंकर हैं, तो आपकी इज्जत का जो आकलन किया जाएगा वो डिफरेंट होगा, बजाय कि एक बच्चा अभी कॉलेज से निकला है, उसकी भी इज्जत है, ऐसा नहीं है उसकी इज्जत नहीं है, लेकिन वो अभी सिर्फ प्रोफेशन में। अब आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिख दिया, अब सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के बारे में कुछ कह दिया, तो वो यार्डस्टिक्स है जिसके आधार पर पहले तो मैं दावा करता हूं और मैं उसको साबित करता हूं। लेकिन जो आपने कहा 10% या 2% रकम आपको अदालत में जमा करवानी होगी, जितने कभी आप दावा करते हैं, अगर वो दावा या वो मुकदमा कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई तंजीम हार जाए, तो वो रकम जो उसने अदालत में जमा की है, फॉरफिट, गए गंगा नहा लीजिए, यानी वो रकम फिर वापस नहीं मिलेगी। तो आप जब भी इस तरह का कोई मुकदमा दायर करें, तो उसकी रकम को बहुत सोच समझ करके, उस जुर्माने की रकम जितनी आप डालना चाहते हैं और उसका 2% या 10% जो भी जमा करें, सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपका मुकदमा कहीं भी लूज हुआ और आप हार गए, तो वो रकम आपकी चली जाएगी। मैं अपने दोनों जजेस कंसीडर कि आपने कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम खराब किया जी, तो आप झूठा मुकदमा लेके आए, आप झूठा मुकदमा लेकर के आए, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो आप इन तमाम बातों का ध्यान रखें। उम्मीद है कि आज की पेशकश से आपने जाना होगा कि अगर किसी की इज्जत के साथ कहीं कोई नुकसान उसको पहुंचाया जाता है, मानहानि होती है, हद तक इज्जत का मामला होता है, तो क्या कानूनी तरीके हैं उनके पास, किस किस तरह से वो इन मुकदमात को लेकर अदालत का रुख कर सकते हैं, और क्या कुछ वो हदूद मुकर्रर की गई हैं जहाँ पर आपको भी ये सोचना होगा कि सामने वाले पर कितना जुर्माना आयद किया जाए और सज़ा इसके अंदर मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज की इस पेशकश में हिस्सा लिया। तमाम नाजरीन को अब हम यहाँ पर खुदा हाफिज़ कहेंगे। प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मरहले में है, हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।
अब से रिमोट वाली लड़ाई